हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारी फाइनल रिवीजन सीरीज में। और इस सीरीज में आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हमारा अकाउंटिंग का यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल आपके पास आने वाले हैं जिसमें आप खो जाएंगे। तो आइए फटाफट से अपने सवालों को, अपने टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि एवी स्टडी क्लासेस मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करता है यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस के लिए। यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए आप हमारा पीवाई क्या उसका कोर्स, टेस्ट सीरीज या फिर मास्टर कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए अलग अलग स्टेट्स के लिए हमारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है जिसे आप चेक कर सकते हैं। ऐसी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए भी हमारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है और एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी आपकी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। सारी डिटेल्स आपको एबी स्टडी क्लासेस की वेबसाइट या फिर ऐप पे मिल जाएंगी। तो ये है जी हमारे पास टॉपिक्स की लिस्ट जो आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स हमने कॉमन टॉपिक्स यहाँ पे पिक किए हैं जी, जो कि ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशंस में आपके रेलेवेंट रहेंगे। अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम आपके साथ बात करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इन डेज का भी यहाँ पे ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिस्टिंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में सवाल आता है, ये भी डिस्कस करेंगे। रेशियो एनालिसिस की बातें करेंगे, फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, इनसे आपको बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बट हाँ इनकी भी बेसिक चर्चा आपके साथ यहाँ पे इस सेशन में करेंगे। और इनके साथ होंगे इनके प्रीवियस ईयर के सवाल भी। तो आइए फटाफट से अपने सेशन को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका वो खर्चा है जो कि इनकर किया जाता है किसी नए एसेट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, किसी पुराने एसेट के अंदर कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने के लिए, या फिर कोई एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट जो है उसको रिप्लेस करने के लिए। और ये जो आप खर्चा कर रहे हैं आपको फायदा देने वाला है एक से ज्यादा साल के लिए। एक से ज्यादा साल के लिए आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। जैसे आपने कोई मशीनरी खरीदी, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, आपने कोई फर्नीचर खरीदा, आपने एसी खरीदा, तो ये आपको फायदा जो है आगे आने वाले कई सालों तक इसका मिलेगा। और ऐसे खर्चे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और ये खर्चे जो हैं ये आपके बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। आपने एसी खरीदा, आपने बिल्डिंग खरीदी, आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो ये वो खर्चे हैं जो कि रोजमर्रा के खर्चे हैं, नॉर्मल रूटीन के खर्चे हैं, जो कि आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपको करने पड़ते हैं, आपके करंट पीरियड से बिलोंग करते हैं, और इसीलिए आप इन्हें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं। जैसे आपने सैलरी पे की, आपने रेंट पे किया, आपने इंश्योरेंस पे किया, आपने टेलीफोन का बिल पे किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, दे आर ऑल रेवेन्यू। और इसके अलावा हमारे कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जिन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही हैं जिन्हें डेफर किया जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने कोई बहुत बड़ा कर दिया, हमने एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कर दिया करोड़ों में, अब इसका फायदा हमें आने वाले कई सालों में होगा। तो सारे खर्चे को एक ही साल में P&L में डालना गलत हो जाएगा। तो क्यों ना इसे डेफर कर दें, इसे आने वाले 5 सालों में, 3 सालों में क्यों ना राइट ऑफ किया जाए। और इसीलिए इन खर्चों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से ये अलग है। आपको कोई एसेट मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर करके, और वो एसेट को आप असल में यूज करते हैं अगले सालों में, बट यहाँ पे आपको कोई ऐसा एसेट नहीं मिल रहा है जिसको आप आने वाले अगले सालों में इस्तेमाल करने वाले हैं। खर्चा आपने यहाँ पे आज ही पूरा का पूरा कर दिया, बट अमाउंट ज्यादा है तो आप उसे डेफर करके राइट ऑफ यहाँ पे कर रहे हैं। कई बार हमें कोई एक्सेप्शनल लॉस हो जाता है बहुत बड़ा, तो उसे भी हम ऐसे राइट ऑफ करते हैं अलग अलग सालों में डेफर करके। अगला टॉपिक हमारे पास है जी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। तो इस टॉपिक पे भी अक्सर हमें एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है, खासकर यूजीसी नेट कॉमर्स के अंदर। तो कंजर्वेटिज्म की अगर हम बात करें, अलग अलग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हमारे पास हैं। कंजर्वेटिज्म, इसे प्रूडेंस भी बोला जाता है। ये कहता है कोई आपको खर्चा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, उसकी प्रोविजन आज ही बना लो, बट अगर कोई फ्यूचर में मुनाफा होने वाला है तो उसको अभी आप भूल जाओ। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कहते हैं कि जो भी आपके अकाउंटिंग मेथड्स हैं उसमें कंसिस्टेंट रहो। एक साल अगर स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो अगले साल भी उसी पे लगाओ। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, आपका ओनर और आपके बिजनेस जो है सेपरेट हैं, तो इसीलिए कैपिटल जो है आपका अकाउंट अलग से मेंटेन किया जाता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये आपको कहता है कि आपका जो बिजनेस है सालों दर सालों चलता रहेगा, और इसीलिए
इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मापने के लिए हमारे पास आता है अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट, जो कहते हैं कि आप हर साल अपनी किताबें क्लोज कीजिए और अपना प्रॉफिट जो है वो जांचिए। मैचिंग कंसेप्ट, ये कहते हैं कि आप एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की मैचिंग कीजिए। जैसे आपने इस साल कोई रेवेन्यू कमाया और उसका खर्चा जो है उसकी पेमेंट आपको अगले साल करनी है, पर किताबों में आप उसे आज ही रिकॉर्ड कीजिए ताकि आप अपना करेक्ट प्रॉफिट निकाल सकें। मटीरियलिटी कंसेप्ट, यह आपको कहते हैं कि जो भी मटेरियल चीजें हैं वो आपको सारी की सारी दिखानी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। जो इममटेरियल चीजें हैं आप उन्हें क्लब भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक पेन खरीदा, पेंसिल खरीदी, शार्पनर खरीदा, इरेजर खरीदा, तो छोटी छोटी आइटम्स को क्लब करके आप स्टेशनरी हेड में डाल सकते हैं, अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, कुछ नहीं छुपाना, सब कुछ दिखा दो, चाहे हमारे नुकसान ही हो रहा हो, चाहे हमारे हित में नहीं है वो चीज, हमारी कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी चल रही है उसको भी आपको दिखाना जरूरी है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू, डेबिट और क्रेडिट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, केवल जिन चीजों को मनी में मेजर कर सकते हैं वैसी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कीजिए, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रियलाइजेशन कंसेप्ट, यह आपसे कहता है कि प्रॉफिट को तभी रिकॉग्नाइज कीजिए जब आपने उसे अर्न कर लिया। आपने किसी का ऑर्डर आया और थोड़ा सा एडवांस वो दे गया, बट अभी आपने ऑर्डर पूरा नहीं किया, तो अभी आप उसे प्रॉफिट में ना रिकॉग्नाइज कीजिए। हिस्टोरिकल कंसेप्ट, यह आपसे कहता है कि आप जो भी एसेट्स अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कीजिए। आपने लैंड 20 साल पहले 1 लाख की खरीदी थी, आज उसकी कीमत 1 करोड़ हो चुकी है, बट आप उसे 1 लाख पे ही दिखाएंगे। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये आपसे कहता है कि आप अपनी ट्रांजैक्शंस को अपनी किताबों में इकोनॉमिक सब्सटेंस के हिसाब से दिखाइए, ना कि लीगल फॉर्म के हिसाब से। जैसे आपने हायर परचेज पे कोई, मान लीजिए कोई मशीनरी खरीदी है, उसके मालिक आप तभी बनेंगे जब आप उसकी सारी किस्तें चुका देंगे, बट आप उसे आज ही बिजनेस में अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखा देते हैं। तो हालांकि आप मालिक नहीं है, आप लीगल फॉर्म को इग्नोर कर रहे हैं, बट आप यहां पे सब्सटेंस को देख रहे हैं, आज ही उस मशीनरी को अपनी बैलेंस शीट में आप दिखा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस की। तो हमारे देश के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी है, और इसने 1977 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो है वो सेटअप किया ताकि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना सकें, हमारे देश के अंदर अलग अलग डिवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज कर सकें। तो इंडिया की जो भी एंटिटीज, इंडिया की जो भी कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी वो सभी यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएंगी। इसी मकसद से यहाँ पे हमने क्या इशू किए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए। तो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं अलग अलग मुद्दों पे, उसकी लिस्ट जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद करनी पड़ेगी। और जैसे हमारे देश में है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे इशू किए गए हैं आपके आईएफआरएस, जो कि आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने इशू किए हैं। आईएफआरएस आपके हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो अब हमारा जो इंडिया है वो भी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का पार्ट है। हमने सोचा कि हम भी क्यों ना उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, आईएफआरएस को फॉलो करें। तो हमने उठाया उनको और कहा कि अब हम उन्हें इंडिया में अप्लाई करेंगे। तो देखा गया कि हम आईएफआरएस को एज इट इज तो अप्लाई नहीं कर सकते, बट कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ छोटी मोटी डेविएशन के साथ इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने अपने अलग से इंड एएस तैयार कर दिए, जो कि आईएफआरएस के लाइंस पे ही डिजाइन किए गए हैं। तो इंड एएस हमारे हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं देसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ज कर दिया हमारे विदेशी आईएफआरएस के साथ, और उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा हुआ हमारे इंड एएस। इंड एएस की नेमिंग नंबरिंग बिल्कुल वैसे ही कर रखी है जैसे आपके आईएफआरएस की कर रखी है। तो जो नंबर आपका आईएफआरएस का होगा वही नंबर आपका वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो इंड एएस का होने वाला है। हाँ, कुछ डेविएशंस अलाउ की गई हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, इन्हें कार्व इन कार्व आउट का नाम दिया जाता है। और हाँ, अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कि कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी तैयार की जाती हैं इंड एएस के अंदर, तो इंड एएस 1 जो है वो आपका कहता है कि आपको 4 तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करनी है। कौन कौन सी? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो ये आपकी स्टेटमेंट्स यहां पे बनाई जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एएस का जो कंपैरेटिव चार्ट है आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा, उसे भी अच्छे से आपको रेफर जो है वो करना है, उसे भी आपको याद करके जाना है।
प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एएस की लिस्ट मैंने आपको दे दी है। ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको याद रखने ही होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है रेशो एनालिसिस। तो इस टॉपिक से हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज पे सवाल आते हैं और साथ ही डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ रेशोज और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको एक तो फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए, इन्हीं से आप मैच द फॉलोइंग वाले सवाल और आपके जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले सवाल होंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो करंट रेशो हमारे पास है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो है जी क्विक एसेट्स यानी कि लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट आप समझते हैं, आपकी सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दें तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। और ऐसे ही मैंने ऊपर आपसे बोला था लिक्विड एसेट्स। देखो लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। करंट एसेट्स में से अगर आप प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को घटा देंगे तो आप लिक्विड एसेट्स पे आ जाएंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो और प्रॉफिट रेशो, देखो ये सारी जो रेशोज है ना प्रॉफिट वाली, इसके अंदर डिनोमिनेटर में आपको नेट सेल्स ही दिखेगा, याद करना बहुत आसान है। और न्यूमिनेटर में जो इस रेशो का नाम है वो आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, आपने धंधे में जो कैपिटल लगा रखा है, डेट प्लस इक्विटी दोनों को मिलाकर यहां पे कंसीडर किया जाता है, उस पर रिटर्न निकाल रहे हैं तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड इनटू 100। डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको कितना डिविडेंड यहां पे मिला। प्राइस अर्निंग रेशो, इसका फॉर्मूला इसके नाम में छुपा है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो आप देख रहे हो जो भी टर्नओवर की बात कर रहे हैं, जिसकी भी टर्नओवर की बात कर रहे हैं, वो चीज यहां के डिनोमिनेटर में छुपी हुई है। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, यहां आपके फिक्स्ड एसेट्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो ये आपका नेट सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स बन जाएगा। कई बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स भी कर देते हैं। डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो आपका डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब इक्विटी के अंदर यहां पे आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, इसमें आपके जो रिजर्व्स और सरप्लस है वो भी आपको कंसीडर करने होंगे। और प्रोप्राइटरी रेशो की अगर हम बात करें, प्रोप्राइटरी रेशो की अगर बात करें तो ये आपके शेयर होल्डर फंड को टोटल एसेट से कंपेयर करती है, यानी कि हमारी बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट्स हैं उसका कितना परसेंटेज हमारे पास इक्विटी से आया हुआ है, शेयर होल्डर से आया हुआ है। कैपिटल गियरिंग रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो आपको बताती है कि आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड्स और आपके जो वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग फंड्स हैं उनकी क्या रेशो है। देखो इक्विटी आपके पास नॉन फिक्स्ड कॉस्ट फंड है, इसमें आपको कोई फिक्स्ड कॉस्ट पे नहीं करनी, डिविडेंड तब देना है अगर प्रॉफिट होगा। बट आपके पास जो प्रेफरेंस और डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स होते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड्स होते हैं, तो यहाँ पे आपके प्रेफरेंस और बॉन्ड्स आ जाएंगे और ऊपर आपका आ जाएगा इक्विटी। तो आप इनकी रेशो यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसे बोला जाता है कि आप लीवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, गियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं इक्विटी के रिटर्न को बढ़ाने के लिए। तो आइए जी अब बात करते हैं कैश फ्लो एनालिसिस की। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट की यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हम अपने कैश के फ्लो को एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि ओपनिंग में हमारे पास कितना कैश था, साल के शुरू में हमारे पास कितना ओपनिंग कैश का बैलेंस था, साल के एंड में कितना क्लोजिंग बैलेंस है, इसका जो बीच में जो इसमें चेंजेस आए, जो इसमें फ्लोज हुए, उनको एनालाइज करते हैं 3 एक्टिविटीज में बांटकर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपके कैश के अंदर जो परिवर्तन आया, चेंज आया, वो इन 3 कारणों की वजह से आया। ऑपरेटिंग मतलब आपके डायरेक्ट बिजनेस से जुड़ी एक्टिविटीज, आपने सेल करी, आपने परचेज करी, आपने ऑपरेटिंग खर्चे पे किए, आपने टैक्सेस पे किए, आपने एम्प्लॉइज को वेजेस वगैरह पे करी, तो ये सारे आपके ऑपरेटिंग खर्चे हैं। आपको निकालना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक आपके पास होता है डायरेक्ट मेथड, यानी कि आप डायरेक्टली देख लो कितना कैश डेटर से आया, कितना कैश में सेल्स हुई, कितना कैश हमने पे किया, दिस इज डायरेक्ट मेथड। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत हम फॉलो करते हैं, हमारी जो कंपनीज है फॉलो करती हैं इनडायरेक्ट मेथड। इसमें हम अपना प्रॉफिट उठाते हैं, नेट प्रॉफिट उठाते हैं
और इसमें नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट करते हैं एक तो, और एक हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस की एडजस्टमेंट करते हैं, और हम पहुंच जाते हैं अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की तरफ। तो यहां पे ऐसे हम अपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको निकालना है, तो इसमें आप देखते हैं कि आपने कहां कहां इन्वेस्टमेंट करी। आपने नई प्लांट एंड मशीनरी वगैरह खरीदी तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। आपने कोई यहां पे कोई प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, उससे पैसे आए, तो इट इज अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। कोई आपको इंटरेस्ट, कोई डिविडेंड मिला, तो ये भी आपका यहीं पे आ जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो ये जुड़ी है कि आपने अपने धंधे को, बिजनेस को कहां से फाइनेंस किया है और उससे जुड़े खर्चे से। जैसे आपने इक्विटी शेयर से फाइनेंस किए, आपने नए इक्विटी शेयर्स इशू किए, नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, नया डेट इशू किया, डेट पे इंटरेस्ट आपने पे किया, तो ये सारी चीजें जो हैं दे आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फ्रॉम दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां पे ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, डिविडेंड की पेमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ डेट, ये सारी चीजें आपकी यहां पे आ जाएंगी। तो आइए अब बात करते हैं फंड फ्लो एनालिसिस की, जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड का मतलब बेसिकली होता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल, फंड इज वर्किंग कैपिटल। अब फंड फ्लो एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस हमें देखने को मिले और किन कारणों की वजह से देखने को मिले। तो जिन चीजों की वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ वो आपके लिए सोर्सेज ऑफ फंड है, जिनकी वजह से वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज हुआ दे आर द एप्लीकेशन ऑफ फंड। फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप 3 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो, एनालिसिस के अंदर आप 3 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो। सबसे पहले आप प्रिपेयर करते हो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यानी कि आप देखते हो कि वर्किंग कैपिटल में मेरा कितना चेंज आया, करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटीज में कितना चेंज आया, और आपका नेट इंक्रीज डिक्रीज कितना रहा वर्किंग कैपिटल में। इसके बाद आप निकालते हो स्टेटमेंट शोइंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जो आपने अपने ऑपरेशन चलाए, आपने धंधा किया, बिजनेस किया, काम किया, उससे आपको कितना फंड फ्लो हुआ। और फिर फाइनली आप तैयार करते हो अपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपके पास क्या आता है, एक तरफ होता है सोर्सेज ऑफ फंड और एक तरफ होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज मतलब कहां से पैसे आए, बिजनेस ऑपरेशन से आए, फिक्स एसेट को बेच कर आए, शेयर्स को इशू कर आए, डिबेंचर्स को इशू करके आए, बोरोइंग करी उसकी वजह से आए। एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब कहां कहां फंड्स हमारे लग गए, हमें घाटा हो गया बिजनेस के अंदर, डिविडेंड की पेमेंट की, टैक्स की पेमेंट करी, फिक्स एसेट खरीदा, लॉन्ग टर्म लोन हमने कोई रीपे कर दिए, डिबेंचर्स रीपे किए, प्रेफरेंस शेयर्स रीपे किए। तो दीज आर ऑल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। आपका जो नेट इफेक्ट होगा इट इज गोइंग टू बी डिनोटेड बाय द इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहां पे सोर्सेस और एप्लीकेशन ऑफ फंड आपको पता होने चाहिए कि कौन से सोर्सेज हैं आपके और कौन से एप्लीकेशन है। तो जिनसे भी आपका वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज आ रहा है दे आर गोइंग टू बी सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसके अलावा अगर हम बात करें फंड फ्रॉम ऑपरेशन की, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो इसे हम कैसे कंप्यूट करते हैं, इससे हम नेट इनकम को उठाते हैं, अपने P&L से नेट इनकम को उठाते हैं, उसके अंदर कुछ चीजों को ऐड बैक कर देते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, ट्रांसफर टू रिजर्व है, और कुछ चीजों को हम यहां पे लेस कर देते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट्स है, रिटर्न बैक रिजर्व है, इन चीजों को हम यहां पे लेस कर देते हैं, तो हमारे पास फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकलकर आ जाता है। सो दिस वाज अबाउट फंड फ्लो एनालिसिस। तो चलिए अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरफ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस। तो इसके अंदर बेसिकली हम अपने क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं हर चीज का। जैसे हमने सेट कर लिया कि हमें कुछ सामान बनाना है, हमें बिस्किट बनाने हैं, तो कितना मटेरियल उसमें लगना चाहिए, कितनी लेबर लगनी चाहिए, कितने वेरिएबल ओवरहेड और कितने फिक्स ओवरहेड लगने चाहिए। फिर उन स्टैंडर्ड को हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल से और निकालते हैं अपनी वेरिएंसेस। तो अगर हम बात करें मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड की, तो इसके अंदर जनरली आप कौन सी वेरिएंस निकालते हो, एक निकालते हो प्राइस या फिर रेट वेरिएंस, इसमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्राइस को आप कंपेयर करते हो, और एक निकालते हो आप क्वांटिटी या फिर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसमें आप क्या करते हो, आपकी क्वांटिटी को कंपेयर करते हो कि स्टैंडर्ड इतना लगना चाहिए था, इतना टाइम लगना चाहिए था, इतना मटेरियल लगना चाहिए था, और एक्चुअल में आपका कितना लग गया। तो ऐसे आप अपनी ये वेरिएंसेस निकाल लेते हो। इसके अलावा फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो उसकी वेरिएंस भी हमें निकालनी पड़ती है। इसमें आप बजट वेरिएंस निकालते हो, विच इज डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द बजटेड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। और इसके अलावा वॉल्यूम वेरिएंस आप निकालते हो, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड, यानी कि आपके एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड एंड द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड ओरिजिनली बजटेड। तो आपके बजटेड और आपके एलोकेटेड ओवरहेड का डिफरेंस आप यहां पे निकालते हो, तो दिस इज योर वॉल्यूम
वेरिएंस। तो ऐसे आपको सारे फार्मूलाज जो हैं वो ध्यान में रखने होंगे, याद करने होंगे। तो अपने नोट्स में से सारे फार्मूलाज जो हैं आप उसे एक प्लेस पे नोट डाउन कर सकते हैं और सबको आपको याद करना है। अगले टॉपिक पे आते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग से जुड़े हुए फार्मूला। देखो मार्जिनल कॉस्ट, आप इसे वेरिएबल कॉस्ट भी समझ सकते हैं। आप एक यूनिट बनाते हैं, पर यूनिट खर्चा 5 रुपए, आप दूसरी यूनिट भी बनाते हैं, फिर आपका टोटल खर्च 2 रुपए हो जाता है, तो 5 रुपीज हर यूनिट पे आपको खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसी ही कॉस्टिंग की यहाँ पे हमें डिस्कशन करनी होती है और इसी से जुड़े कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। जैसे टर्म हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होती है कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो हमारे पास जो कॉस्ट है दो तरीके की हो सकती हैं। एक कॉस्ट हमारे पास होगी वेरिएबल कॉस्ट और एक हमारे पास होगी फिक्स्ड कॉस्ट। हमने एक बिल्डिंग किराए पे ली, उसका किराया हम 10,000 रुपए महीना जो है पे करते हैं, और यहाँ पे बिल्डिंग को किराए पे लेकर हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जब भी प्रोडक्शन करते हैं हर यूनिट पे हमारा 6 रुपए पर यूनिट का प्रोडक्शन का खर्चा आ जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी है आपकी और वेरिएबल कॉस्ट भी है आपकी, और आप बेचते हैं, जो आप बना रहे हैं उसको 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आप यहां पे मान लीजिए बेच रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन आपकी क्या होगी, 10 रुपए माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए, यानी कि 4 रुपए पर यूनिट आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। तो बेसिकली ये हमें बता रहा है कि आपका एक यूनिट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 4 रुपए पर यूनिट आपके पास कंट्रीब्यूशन आ रही है जो कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में मदद करेगा, और अगर ये ज्यादा हो गई तो फिर आपको प्रॉफिट भी कमा कर देगा। टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आप इसे ले सकते हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें, देखो प्रॉफिट आपको निकालना है तो सारी कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट भी निकालेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालेंगे। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मेरे पास मान लीजिए 10,000 यूनिट्स जो हैं महीने के मैं बनाकर बेचता हूं, तो यहां पे मेरे पास टोटल सेल्स कितनी आएगी, 10,000 इंटू 10 1 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट 6 इंटू 10,000 60,000, और फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास अगेन 10,000 है, तो प्रॉफिट मेरा 30,000 निकलकर आ जाएगा। पीवी रेशो की अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है ये, बीवी रेशो नहीं है, ये पीवी रेशो है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन है 4 रुपए, और आपकी सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, इनटू 100 आप कर दीजिए, तो ये आपकी 40% निकलकर आ जाएगी। एक हमारे पास होता है जी ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पे आपको ना लॉस है ना प्रॉफिट है। तो इतनी सेल्स का लेवल जहां पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा, जितना आपका कंट्रीब्यूशन है उतना ही आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। इसे कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अगर आपसे कहा जाए आप नंबर ऑफ यूनिट्स की फॉर्म में बताइए, फिर हम इसे करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। कई बार हमसे कहा जाता है कि हमें कितने यूनिट बेचने चाहिए इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, तो फॉर्मूला आपका ब्रेक इवन पॉइंट वाला ही रहता है, बस इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट के साथ डिजायर्ड प्रॉफिट भी ऐड हो जाता है, क्योंकि यहां पे हमें फिक्स्ड कॉस्ट के साथ ये प्रॉफिट भी कमाना है, और इसीलिए इसको भी यहां पे हम फिक्स्ड कॉस्ट के साथ ही न्यूमरेटर के अंदर ऐड कर देते हैं। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है कि हम ब्रेक इवन सेल से कितना ऊपर काम कर रहे हैं। ब्रेक इवन सेल्स मान लीजिए हमारे पास है 50,000 और हमारी फर्म की एक्चुअल सेल्स है 80,000, तो 30,000 हमारे पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, हम ब्रेक इवन से इतना ऊपर अभी बैठे हुए, इतना सेफ्टी मार्जिन हमारे पास अवेलेबल है। इसे एक और फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने टॉपिक्स तो डिस्कस कर लिए, बट अभी डिस्कशन बाकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। तो अभी कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आप कोशिश करिएगा कि आप अपने जो आंसर्स हैं वो पहले देने की कोशिश करें। तो आइए फटाफट से अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यानी कि मैच द फॉलोइंग का सवाल है। दो लिस्ट हमें यहाँ पे दे रखी हैं। लिस्ट 1 में हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ इनकम, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस, बेसिस ऑफ रियलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ इनकम, आप इनकम को कैसे मेजर करते हैं, आप इनकम को मेजर करते हैं अपने रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैच करके। आपके रेवेन्यू आ गए और आपके एक्सपेंस आ गए, और इनकी मैचिंग होकर आपका जो इनकम है वो आपको पता चल जाएगी। इसके बाद है रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस। आप एक्सपेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के बेसिस पे आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर 21 22 का कोई एक्सपेंस है,
वो आपने अभी पे भी नहीं किया, फिर भी अगर वो इस अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करता है आप उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं किताबों में और बैलेंस शीट में उसे आउटस्टैंडिंग दिखा देते हैं। इसके बाद है बेसिस ऑफ रियलाइजेशन। बेसिस ऑफ रियलाइजेशन का मतलब है कि कैसे आप अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये आपका बी से मैच हो जाएगा और आपका यहाँ पे बचा है 4 और ए, और ये आपस में मैच हो जाएंगे। हालांकि इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी देखने को मिल रही है, बट फिर भी हमारी ओवरऑल मैचिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू। विंडो ड्रेसिंग प्रोहिबिटेड क्यों है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि अपनी किताबों में अपनी बैलेंस शीट के मसाले लगाकर दिखाना, उसकी पिक्चर को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करना, सही पिक्चर ना दिखाना। तो सही पिक्चर ना दिखाने का उल्टा क्या हो गया कि पूरी अच्छे से पिक्चर दिखाना। तो विंडो ड्रेसिंग प्रोहिबिटेड क्यों है? क्योंकि हमें कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर फॉलो करना पड़ता है, सब चीजें बहुत अच्छे से पूरे सही तरीके से दिखानी होती हैं। तो आंसर ऑप्शन बी यहां पे बनेगा। तो यहां पे सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट यहां पे सही है? तो ये सारी स्टेटमेंट्स को आप रीड करेंगे तो यहां पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो कह रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न इनडायरेक्टली बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स डायरेक्टली। तो आप कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जैसे कि आप सैलरी दे रहे हैं या फिर आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने प्रॉफिट को डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली आपके पी&एल के अंदर आ जाएगा, डायरेक्टली पी&एल में देखने को मिलेगा। बट अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, आपने कोई नई मशीन वगैरह खरीदी, तो इस केस में इसका बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। इसका बेनिफिट आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा, बहुत सालों में बटकर मिल रहा है, और इसका इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इनडायरेक्टली कैसे जा रहा है? पूरा खर्चा तो पी&एल में नहीं बुक हो रहा, डेप्रिसिएशन के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा खर्चा बुक होता जा रहा है और इसका बर्डन प्रॉफिटेबिलिटी पे भी पड़ता है। तो इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं कि इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करता है, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। अगला सवाल असर्शन रीजनिंग। असर्शन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंटेन सम कार्व आउट्स एंड फॉर कन्वर्जन विद आईएफआरएस सम चेंजेस अप्लाइड इन इंडिया। तो हम जो है आईएफआरएस जो हमारे हैं वो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं और हमने उनको देख के कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। तो यहाँ पे हूबहू नहीं उनको कॉपी कर लिया, कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ एक्सेप्शंस, कुछ कार्व आउट्स अलाउ किए गए हैं। रीजन दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन इंडिया विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल नॉट बी आईएफआरएस कंप्लायंट। तो यहाँ पे हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिया में बनाएंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तो कंप्लायंट होंगी, बट आईएफआरएस के कंप्लायंट अगर आप 100% बनाना चाहते हैं तो नहीं होंगी, बट कुछ हद तक हमारे आईएफआरएस से कंप्लायंट होंगी। तो रीजनिंग में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, यहाँ पे हमें जो आंसर प्रोवाइड किया गया है वो है ऑप्शन नंबर 2 का, तो यही आपको फॉलो यहाँ पे करना है। असर्शन है पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बिल्कुल सही है। According to the business entity concept, each business enterprise is considered as an accounting unit separate from the owners. तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। असर्शन रीजनिंग सही है, रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसलिए आंसर ऑप्शन है यहां पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? लीगल एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ लैंड, एक्सपेंसेस ऑन अ मेगा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन व्हाइल लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। तो बिल्कुल मेगा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, कोई बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का खर्चा है, तो इट इज गोइंग टू बी अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आंसर यहां पे ऑप्शन बी बनेगा। तो यहां पे सवाल हमारे पास है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे रखी है, हमें इन्हें यहां पे मैच करना है। तो यहां पे लिस्ट 1 में सबसे पहले हमारे पास है लीवरेज रेशो। लीवरेज रेशो हमें क्या बताती है? ये डेट और इक्विटी का रिलेशन बताती है। अगर डेट ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप लीवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिक्विडिटी रेशो की अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी रेशो हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी से जुड़ी हुई है। शॉर्ट टर्म मतलब हम करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, इन सब की बात यहां पे कर रहे होते हैं। टर्नओवर रेशो की अगर हम बात करें तो बताती है कि अपने एसेट्स को कितना अच्छे से हम यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे हम अगर निकाल रहे हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, तो हम निकालते हैं कि अपने जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल बची हुई है उसको सेल्स के मुकाबले कितना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट्स को सेल के मुकाबले कितना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं सेल्स को जनरेट करने में। तो ये सारी चीजें टर्नओवर के अंदर आती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बताती है, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। तो यहां पे सवाल है रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल्स एम्प्लॉयड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंसर्न। रीजन है रेशियो एनालिसिस नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
तो बिल्कुल सही कहा गया कि रेशियो एनालिसिस वन ऑफ द टूल्स, एक टूल है, काफी टूल्स हैं उसमें से एक टूल है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पहचान सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास और ढेर सारी टेक्निक हैं जिनसे आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो असर्शन सही है और रीजन भी इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि इसके अलावा और भी टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, और रीजन भी आपकी सही है और एक्सप्लेन भी कर रही है असर्शन को, तो आंसर ऑप्शन ए ही बनेगा। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड की लिक्विड रेशियो दे रखी है 2:1। लिक्विड रेशियो मतलब क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये हमें बताया है 2:1। स्टॉक हमारे पास है, स्टॉक हमारे पास है 40,000 का, करंट लायबिलिटीज हमारे पास है 1 लाख की, करंट लायबिलिटीज हमारे पास है 1 लाख की। करंट रेशियो हमें बताना है, करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और यहां पे करंट लायबिलिटीज तो हमें ऑलरेडी पता है, करंट एसेट्स की फिगर हमें निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्विक एसेट्स की फिगर पहले निकाल लेते हैं। क्विक एसेट्स क्या होंगे, करंट लायबिलिटीज इंटू 2 कर देंगे तो निकल आएंगे। करंट लायबिलिटीज हमारे पास 1 लाख की हैं, तो हमारे पास क्विक एसेट्स कितने के आ जाएंगे, वो 1 लाख इंटू 2 लाख के आ जाएंगे। क्विक एसेट्स में हम ऐसे एसेट्स ऐड कर देते हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुए, जैसे आपका जो स्टॉक है वो नहीं हुआ तो उसे ऐड कर देते हैं, 40,000 को ऐड करते हैं, तो ये आ गया 2.4 लाख। हमारे करंट एसेट आ गए 2.4 लाख के, करंट लायबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी फिगर है 1 लाख है, तो करंट रेशियो क्या हो गई आपकी 2.4 डिवाइडेड बाय 1, तो 2.4 टाइम्स, यानी कि आंसर ऑप्शन बी बनेगा। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक्टिविटी रेशियोज शो वेयर द कंपनी इज गोइंग। तो आपकी एक्टिविटी रेशियोज जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, आपकी यहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो है, तो ये आपको बताती है कि आपकी एक्टिविटी कैसे चल रही है, कितना अच्छे से आप काम कर रहे हैं अपनी टर्नओवर को जनरेट करने के लिए, आपकी एक्टिविटी को दिखा रहे हैं, कहां पे हमारी कंपनी मूव ऑन कर रही है ये पता चल रहा है। बैलेंस शीट रेशियोज शो हाउ द कंपनी स्टैंड्स, बैलेंस शीट रेशियोज क्या बताती हैं कि कंपनी कैसे स्टैंड करती है, तो एट अ पर्टिकुलर टाइम हमें पता चलता है कि कंपनी की क्या स्टैंडिंग है। बैलेंस शीट में से हम क्या क्या रेशियो निकाल सकते हैं, अपनी लिक्विडिटी रेशियो निकाल सकते हैं, करंट एसेट करंट लायबिलिटी को कंसीडर करके। इसके अलावा यहाँ पे हम अपनी कैपिटल जो है उससे जुड़ी रेशियोज निकाल सकते हैं, लीवरेज रेशियोज निकाल सकते हैं, तो कैसे कंपनी प्रेजेंटली स्टैंड कर रही है ये पता लगता है बैलेंस शीट रेशियो से। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का। सवाल है स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखी है 6 टाइम्स, एवरेज स्टॉक है 8,000। यहां पे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को एवरेज स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दो, 8,000 इंटू 6 48,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेलिंग प्राइस आपका है 25% अबव कॉस्ट, तो यहां पे सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट, यानी कि हमारा जीपी कितना हो गया, जीपी कितना हो गया हमारा, GP is going to be 25% of the cost। 48,000 का 25% कितना हुआ 1/4, ये आपका आ गया 12,000। आंसर होगा ऑप्शन डी। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, करेक्ट कोड आइडेंटिफाई करना है। डेटर टर्नओवर रेशियो आपके पास एक एक्टिविटी रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो जो है आपके पास इट इज अ सॉल्वेंसी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, एसिड टेस्ट रेशियो आपके पास एक लिक्विडिटी रेशियो है, तो आंसर ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन है हमारे पास, हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स अ फेवरेबल पोजीशन। बिल्कुल गलत बोला यहां पे, ऑपरेटिंग रेशियो खर्चों को दिखाती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को दिखाती है, अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ऑपरेटिंग खर्चे ज्यादा है। हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स अ हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी गलत है। हाई अगर है तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कम मार्जिन बचेगा, तो ए और आर दोनों इनकरेक्ट, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विद रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी नहीं है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंसिंग है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी फाइनेंसिंग है, पब्लिक डिपॉजिट भी फाइनेंसिंग है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो है इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो आंसर हमारा यहां पे ऑप्शन डी बनेगा। चलिए अगला सवाल है, इंडिकेट द करेक्ट कोड एज रिगार्ड्स द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। हमें बताना है कि इनमें से हमारे पास कौन से सोर्स ऑफ फंड बनेंगे, कौन से सोर्स ऑफ फंड बनेंगे ये हमें यहां पे बताना है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमारे पास एक सोर्स ऑफ फंड होता है, तो ये यहां पे इंक्लूड होगा, ए हमारे पास आएगा ही नहीं, और ए हमारे पास नहीं आएगा तो आपका यहाँ पे ए और सी तो ऑप्शन वैसे ही एक्सक्लूड हो जाएंगे। क्या क्या आएगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, राइटिंग ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स, इशूइंग इक्विटी शेयर्स फॉर एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग फॉर ऑफिस, तो आपने बिल्डिंग के बदले इक्विटी शेयर दिए, कोई फंड फ्लो नहीं हुआ, इसको तो आप ऐसे ही काट दो।
चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी आपका यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड बन जाएगा। तो आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं तो पहले ही इनकी आप एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं कर लेते हैं, जो आपने एसेट्स वगैरह राइट ऑफ किए हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह की, बट ये भी कहीं ना कहीं आपके एक सोर्स ऑफ फंड ही बनेंगे, और इसलिए आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। सवाल है जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 80,000, प्रॉफिट है 20,000, और हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। सेल्स हमें दे रखी है 3 लाख और फिक्स्ड कॉस्ट हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हमें कंप्यूट करनी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय पीवी रेशो, ये फॉर्मूला है जी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट भी गिवन है और हमारे पास जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी गिवन है, तो पीवी रेशो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। पीवी रेशो क्या होने वाली है, पीवी रेशो इज गोइंग टू बी प्रॉफिट यानी कि 20,000 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो कि है 80,000 1/4, या फिर 25% हमारे पास हो गई पीवी रेशो। तो यहाँ पे पीवी रेशो है मेरी 25%। अब मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है, कितना होगा, कंट्रीब्यूशन निकालना है तो सेल्स इंटू पीवी रेशो करूंगा, 3 लाख इंटू 25% यानी कि 75,000 मेरी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। प्रॉफिट मेरे पास क्या होता है, प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, है ना जी। अब प्रॉफिट हमें पता है 20 है, कंट्रीब्यूशन हमें पता है 75 है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें निकालनी है, तो बहुत ही आसान है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 55,000 बनेगी और आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है, कौन सी गलत है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला सही है, पीवी रेशो का सही है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का भी सही है, रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ये गलत है, इसमें डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करना था तब आपका सही होता, इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंफॉर्मेशन में हमें ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, टर्म लोन दिया हुआ है कि कुछ इंटरेस्ट है उसका, वर्किंग कैपिटल का टर्म लोन है, 10% प्रेफरेंस कैपिटल है और पब्लिक डिपॉजिट्स है जिसपे 15% इंटरेस्ट है 15 लाख के। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंप्यूट करनी है। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपको कंप्यूट करनी है तो उसके अंदर बेसिकली ये देखते हैं कि हमारी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हैं, ये वही अर्निंग्स है जिससे इंटरेस्ट की पेमेंट की जानी है, ये कितने टाइम्स हैं हमारे इंटरेस्ट पेमेंट की। तो इस सवाल में आपको इंटरेस्ट की जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ईबीआईटी आपको सीधा सीधा दे रखा है। तो इंटरेस्ट सबसे पहले तो टर्म लोन पे 15%, 50 लाख का 15% 7.5 लाख हो जाएगा। इसके बाद 20% है 30 लाख पे, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 6 लाख, ये 6 लाख का हो जाएगा, 7.5 लाख प्लस 6 लाख। प्रेफरेंस कैपिटल का डिविडेंड होगा, ये कंसीडर नहीं होगा। पब्लिक डिपॉजिट्स का 14% इंटरेस्ट है 15 लाख पे, ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो 15 लाख पे अगर मैं ये इंटरेस्ट कंप्यूट करता हूं तो ये मेरा कितना निकल कर आएगा, ये मेरा निकल कर आएगा 2.1 लाख का निकल कर ये आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट मेरा जो बनेगा दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, ये मेरा जो बनेगा दिस इज गोइंग टू बी 13.5 एंड 15.6 लाख, ये 15.6 लाख बनेगा। ईबीआईटी मुझे 35 लाख गिवन है, तो 35 डिवाइडेड बाय 15.6 ये आपका आंसर आपको देने वाला है। तो देखो ये आपका जो आंसर है 1 और 2 तो नहीं होंगे, 2 और 3 में से होंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको और करनी पड़ेगी, तो आई थिंक आप ज्यादा अच्छे से अपना आंसर मार्क कर पाएंगे। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, 2.24 lakhs। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर क्रिटिकली सिग्निफिकेंट फॉर एन इन्वेस्टर। तो एक इन्वेस्टर के लिए कौन सी रेशियोज क्रिटिकली यानी कि बहुत ज्यादा वाली सिग्निफिकेंस रखती हैं। डेट इक्विटी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, डिविडेंड यील्ड, एसेट टर्नओवर रेशो और डेटर टर्नओवर रेशो। तो प्यारे दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, आप एज एन इन्वेस्टर हैं, ठीक है जी, आप उस कंपनी के अंदर आपने पैसा लगाना है, लेट सपोज 1 लाख रुपए आप लगाना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो क्या क्या चीजों की तरफ आप अहमियत देंगे। आप ये जरूर देखेंगे उस कंपनी का शेयर प्राइस क्या है, और वो शेयर प्राइस कंपनी का उसकी कितनी अर्निंग के ऊपर है। जैसे एक कंपनी की अगर अर्निंग पर शेयर है 10 रुपए और उसका शेयर प्राइस यहाँ पे मार्केट में चल रहा है 100 रुपए, और ऐसी दूसरी कंपनी जो है उसकी भी अर्निंग पर शेयर 10 ही है और उसका मार्केट में जो शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1000 रुपए, तो आप ये चीज पक्का देखेंगे। आप कहेंगे जिसका
पीई रेशो जो है आपको फेवरेबल लग रहा है, अंडर वैल्यूड लग रही है कंपनी, आप उसकी तरफ ज्यादा जाना चाहेंगे, तो ये चीज तो आप पक्का से देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कंपनी में लोन कितने हैं, उधार कितने हैं, डेट इक्विटी रेशो क्या है, ये तो आप पक्का से देखोगे। अगर बहुत ज्यादा उधार लिए हुए हैं तो फिर वो कंपनी रिस्की हो जाती है। तो डेट इक्विटी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। और अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो आप कुछ ये भी एक्सपेक्टेशन रखोगे कंपनी से कोई डिविडेंड वगैरह आपको मिलता रहे, तो डिविडेंड यील्ड को भी आप जरूर यहाँ पे अकाउंट फॉर करोगे। बाकी देखो एसेट टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो आप देखने को देख सकते हो, बट ज्यादा क्रिटिकली सिग्निफिकेंट में ए, बी और सी आएंगे, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का आपका बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द रीजंस फॉर अ मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस का अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसके अंदर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी वर्सेस एक्चुअल क्वांटिटी। अगर इसमें कोई चेंज आएगा तो हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस अराइज हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमारा नहीं निकलेगा। जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एक्चुअल अगर इनपुट इस्तेमाल हो रहा है तो फिर हमारा कोई यूजेज वेरिएंस नहीं होगा। अगर दोनों अलग अलग है देन इट विल बी अ यूजेज वेरिएंस। नेग्लिजेंस इन द यूज ऑफ मटेरियल, तो आपने मटेरियल को नेग्लिजेंस से इस्तेमाल किया तो जाहिर सी बात है फिर आप ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल अलग अलग हो जाएंगे, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस अराइज हो जाएगा। चेंज इन द बेसिक प्राइस ऑफ द मटेरियल, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी की बात हो रही है, तो प्राइस में कोई चेंज आ गया तो उसकी वजह से कोई मटेरियल यूजेज वेरिएंस अराइज नहीं होगा। पुअर और इम्प्रॉपर मशीन हैंडलिंग, तो आपने मशीन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो देखो अगर मशीन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो हो सकता है आपने मटेरियल भी वेस्टेज किया हो, तो ये रीजन बन सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वेस्टेज ड्यू टू इनएफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड, तो आपकी प्रोडक्शन सही नहीं थी उस वजह से आपने वेस्टेज कर दी, तो अगर वेस्टेज करी तो फिर जाहिर सी बात है कि आपने ज्यादा कंज्यूम कर लिया होगा, तो बिल्कुल ये रीजन बनेगा। चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन रिक्वायरिंग यूजेज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड, तो हमने प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज किया और उस वजह से जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उससे ज्यादा हमने कंज्यूम कर लिया, तो इसकी वजह से हमारा कंजम्पशन बढ़ गया, तो इस वजह से भी आपका यूजेज वेरिएंस आपका अराइज होगा। तो देखते हैं कि ए, डी और ई हमारा कहां पे आ रहा है। ए, डी और ई हमारा जो आ रहा है वो 3 और 4 में आ रहा है, और हमें इनके साथ बी और सी में से चूज करना है, और हम जानते हैं कि बी तो अप्रोप्रिएट नहीं है और सी ही अप्रोप्रिएट रहेगा, तो ए, सी, डी और ई यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पे बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एवस्टडी क्लासेस मल्टीपल कोर्सेज भी ऑफर करते हैं यूजीसी नेट, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए। उसके लिए आप हमारी ऐप और वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।